बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। इसका आज हम सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स आपको बताने हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 95 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 95 पे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब इसके अंदर जो है आपको सिर्फ एक ही मेथड दिया हुआ है। इससे जो पुरानी किताब थी, अब तो ये किताब चेंज हो गई, जो पुरानी किताब थी उसमें इसके 2 या 3 मेथड थे और काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन इसके अंदर एक ही मेथड दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 95 पे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। केमिकल आर द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ परमानेंट हार्डनेस। एडिंग वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम जियोलाइट रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। देखें, ये तो हमें पता है कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट जब पानी के अंदर आ जाते हैं, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट, सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोरेट जब पानी के अंदर आ जाते हैं तो उसमें आ जाती है परमानेंट हार्डनेस। तो इसमें कहते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सिर्फ जो है एक ही तरीका है, वो है केमिकल्स का यूज़। कौन से केमिकल बताएं? एक बताया है इन्होंने वॉशिंग सोडा, जो आम कपड़े धोने का सोडा होता है, या फिर सोडियम जियोलाइट। तो जब हम ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट हैं ये ब्रेकअप हो जाते हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाते हैं। और आपने अभी पीछे जो है आपने उसमें पढ़ा था ना टेम्परेरी हार्डनेस में, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो जब ये इस फॉर्म में आ जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट की शक्ल में पानी के नीचे बैठ जाते हैं और फिर इनको छान कर या फिर फिल्टर करके अलग कर लिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। इसका इन्होंने देखें 2 मेथड बताए हमें, 2 केमिकल बताएं, एक सोडियम कार्बोनेट और एक सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट का इसमें कहीं नहीं बताया, लेकिन अगर हम पुरानी बुक में देखें तो उसमें सोडियम जियोलाइट का मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारे पास नई बुक में हमें सिर्फ वही करना चाहिए, इसलिए जो है आप सिर्फ यही वॉशिंग सोडा वाला ही कर लीजिए। यूजिंग वॉशिंग सोडा, एडिंग वॉशिंग सोडा टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जब हम वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट को उस कैल्शियम सल्फेट के साथ, ये कैल्शियम सल्फेट किधर है, ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हुआ हुआ है ना, तो इसके साथ जब ये कंबाइन होता है, ये जो कैल्शियम है ये कार्बोनेट के साथ चला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और ये जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ चला जाता है और सोडियम सल्फेट बना लेता है। इनसॉल्युबल होते हैं और आसानी से अलहदा हो जाते हैं, और वाटर की क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ये मैं आपको इसकी इक्वेशन करके दिखाती हूँ किस तरह से होगी। देखिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा है। जब हमने ऐसे पानी में जिसमें कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोरेट या मैग्नीशियम क्लोरेट मौजूद हो, हम ये क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोरेट के साथ, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ सल्फेट वाला ही गिवन है, लेकिन दोनों के साथ सेम ही होगा। तो देखिए, ये जो कैल्शियम है ये इस पूरे कार्बोनेट को ले लेगा। मैं आपको इस तरह बताती हूँ। देखिए, ये पूरा जो कैल्शियम है ये इस कार्बोनेट को ले लेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। इसको हम कहते हैं ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोनों ही जो इनके पार्ट हैं एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। कैल्शियम के साथ कार्बोनेट आ जाएगा, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस और ये जो सोडियम बचा है ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। ये तो जो होगा ना ये लिक्विड फॉर्म में ही होगा, एक्वस होगा, यानी कि पानी के अंदर शामिल रहेगा और उससे पानी में जो है हार्डनेस नहीं होगी। और ये जो कैल्शियम के कार्बोनेट हैं ये जो होंगे ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में होंगे। तो यहाँ पे S लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड फॉर्म में होंगे। ये लिक्विड फॉर्म में होगा, पानी के साथ शामिल रहेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये होगा हमारा सॉलिड, यानी कि प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से कैल्शियम की जगह हम मैग्नीशियम लिख के भी कर सकते हैं और क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं क्लोरेट बनाने के लिए। फिर जो है ये Na2CO3 यानी कि हमारा वॉशिंग सोडा, हमने जब मैग्नीशियम के सल्फेट अगर पानी के अंदर हैं उसके साथ मिलेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, इन्होंने इसमें वाटर नहीं दिखाया, हमें सिर्फ इन दोनों का रिएक्शन दिखा दिया है, सही है। तो अब क्या होगा, ये जो Na2 है ये SO4 को अपने साथ ले लेगा, दोनों अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेंगे, Na2SO4 के साथ आ जाएगा, ठीक। और ये जो मैग्नीशियम है ये कार्बोनेट के साथ आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं हम, और इसमें हम सॉलिड भी लिख सकते हैं, और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट यानी Na2
SO4 बन जाएगा, जो कि एक्वस होगा या लिक्विड होगा। ठीक है, एक्वस लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा आपका हो गया। लेकिन अगर ये जो इसकी दूसरी एग्जांपल थी सोडियम जियोलाइट की, वो बहुत मुश्किल एग्जांपल थी। अब इन्होंने बुक में नहीं दिया है। देखिए, इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि वो एक साथ दोनों पूछ लेते हैं कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के तरीके भी बताएं और वाटर में से टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव करने के भी तरीके बताएं। तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, एक साथ दोनों बताने होते हैं। और अगर ये शॉर्ट में पूछते हैं तो फिर ये सिर्फ एक ही तरीका पूछ लेते हैं। क्लार्क मेथड भी बहुत आता है। देखिए, मैं आपको ना साथ साथ बताती भी चलती हूँ क्या चीज़ किस तरह आ सकती है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कराती भी चलती हूँ, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो और आप गैर ज़रूरी चीज़ें याद करके अपना वक्त ज़ाया ना करें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें आपने वाटर से टेम्प्रेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के तरीके सारे याद करने हैं, जो कि इसके अंदर आपके पास 3 गिवन है, तीनों याद करने हैं आपने। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डिस्क्राइब द वाटर पॉल्यूटेंट्स इन इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर पॉल्यूटेंट्स बताने। आपकी बुक में पेज नंबर 96 पे इसका आंसर है। हम इसका आंसर ऑल से स्टार्ट करेंगे। ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स सैडली रिलीज देयर वेस्ट केमिकल एंड सॉलिड मटेरियल्स इनटू द ओपन लैंड और इनटू वाटरवेज। सारे इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं वो अपने जो वेस्ट होते हैं, जिसके अंदर केमिकल भी शामिल होते हैं और मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स वगैरह भी शामिल होते हैं, मेटल्स भी होती हैं उसके अंदर, वो या तो ओपन लैंड पे वेस्ट को फेंक देते हैं या फिर वाटरवेज में डाल देते हैं। वाटरवेज क्या होते हैं हमारे पास वाटरवेज होते हैं लेक्स हो गई, ओशंस, रिवर्स या फिर ग्राउंड वाटर। या तो वो ज़मीन पे जब डालेंगे तो वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा ना, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। द टर्म फॉर दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर organic compound, inorganic salts, heavy metals, mineral acids, oil and greases and the poisonous substances may be found in the industrial waste. Industrial waste water जो है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होंगे, हैवी मेटल्स भी होंगे, मिनरल एसिड्स होंगे, ऑयल होगा, ग्रीस होगा और पॉइजनस सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्रियल वेस्ट में शामिल होती हैं। वाटर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन द इंडस्ट्रीज़ ऑन द अदर हैंड इज़ रिलीज इमीडिएटली। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी मिकदार में डिटर्जेंट भी मिलेंगे इस पानी में, वेस्ट के अंदर, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्लीनिंग के लिए डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं। तो हम इसका वेस्ट तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे दिस वाटर इज़ कंटेमिनेटेड विद अ वेराइटी ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड डिटर्जेंट। इस पानी के अंदर जो है बहुत हार्मफुल वेराइटी के जो है केमिकल्स भी होंगे और डिटर्जेंट्स भी होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ब्लीच वगैरह भी यूज़ होता है, वो सब भी इसी तरह पानी के ज़रिए जो है वाटरवेज में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे दीज एफ्लुएंट्स आर यूज्ड एंड यूज वाटर ईदर डिजॉल्व और फ्लोट सस्पेंडेड इन वाटर व्हेन दे रीचेज लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स और ओशन। एज अ रिजल्ट वाटर कंटेमिनेशन अकर। ठीक है, ये पूरा लिखेंगे हम कि जब ये सारी चीज़ें जो हैं पानी में, स्ट्रीम्स में, ओशंस में शामिल होती हैं तो वाटर को कंटेमिनेट कर देती हैं। तो इससे होता क्या क्या है इसके वाटर कंटेमिनेशन से, फिर हम उसके बाद ये पॉइंट्स थोड़े से शॉर्ट करके लिखेंगे। नंबर 1 है दे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। इससे पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। पॉइंट 2 है दे लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। जो पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है इन कंटेमिनेशंस की वजह से। विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। उसकी वजह से क्या होता है, इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ पे भी असर पड़ता है। अब एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, पानी के अंदर, समंदर के अंदर या दरियाओं के अंदर जो जानवर रहते हैं या जो पौधे होते हैं, जो फौना और फ्लोरा दोनों हैं, उनको कहते हैं हम एक्वेटिक लाइफ। जब नाइट्रोजन के और सल्फ़र के केमिकल वहाँ पहुँचते हैं, उस वाटर के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे अलजी बहुत तेज़ी से फैलती है। बहुत तेज़ी से अलजी जो है ग्रो कर जाती है। जब अलजी ग्रो करती है तो फिर वो डीकम्पोज होती है। जब वो डीकम्पोज होती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको डीकम्पोज करते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ईट करते हैं, ऑक्सीजन खा जाते हैं। वो सारी ऑक्सीजन खा जाते हैं, उस सराउंडिंग की सब ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं अपने अंदर और अलजी को डीकम्पोज करते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब अलजी डीकम्पोज होने में जो बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन सारी ले ली, खा गए वो ऑक्सीजन को, तो उससे क्या होगा कि जो पौधे हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में जो है ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो सारे पौधे और जानवर मर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दे कैन ऑल्सो लीक इन टू द ग्राउंड वाटर एंड इन्फ्लुएंस द डिपॉजिट्स। अब ये जब पानी ज़मीन के अंदर चला गया, ये पानी, गंदा पानी जिसके अंदर केमिकल्स हैं, डिटर्जेंट है और हार्मफुल मेटल्स हैं, तो वो अंदर पानी जो है ज़मीन के अंदर जाके ज़मीन के तहों में जाएगा और डिपॉजिट के अंदर पहुंचेगा जहाँ पानी जमा होता है।
ज़मीन के अंदर। दे पॉल्यूट द वाटर रिजर्व्स, इससे क्या होगा, अंदर जो जहाँ पानी जमा हो रहा होगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। दिस वाटर इज़ यूज बाय ह्यूमन, इंसान उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। इट कॉजेज सिग्निफिकेंट इलनेस सच एज कैंसर एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस, इससे क्या होगा, बीमार हो जाएंगे और इससे पेट की बीमारियां और कैंसर होने का बहुत ख़तरा होता है। सॉइल क्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो हार्म बाय दिस फिल्दी वाटर, जो हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो ये उन तक भी ये पानी पहुंचता है, इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है, प्लांट्स और एनिमल्स को भी इस गंदे पानी से नुकसान होता है। हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम, लेड एंड मर्करी आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड पोज अ हेल्थ रिस्क। देखिए ये जो ख़तरनाक किस्म की धातें हैं, जो कि मेटल्स हैं, जो कि इन फैक्ट्री से निकलती हैं, ये भी ज़मीन में चली जाती हैं और ये इंसान के लिए भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। अगर ये पानी में मिली जाए और वो पानी इंसान इस्तेमाल कर ले तो ये पॉइजनस होती हैं। जैसे ये कैडमियम है, ये भी पॉइजनस है। मर्करी भी जो होता है, कम मिकदार में भी चला जाए इंसान को तो उसके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं और उसका लिवर भी ख़राब हो सकता है और डेथ भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। लेड भी ख़ास तौर पे कैंसर की बहुत बड़ी वजह है। लेड से भी जहनी और जिस्मानी तौर पे माजूर हो जाते हैं, फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं जिस्म के। तो ये अगर ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फैक्ट्री का वेस्ट निकल रहा हो और वो जाके ऐसे पानी में शामिल हो रहा हो, उस पानी को लोग इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो पीने में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो बर्तन धोने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उनके पेट में ये हार्मफुल जो है मेटल्स जा सकती हैं और उनके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो आप यहाँ हैवी से लिख के यहाँ रिस्क तक लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग रिजल्ट इन एलिवेट ब्लड प्रेशर। तो जब कैडमियम अगर जो है एक मेटल है, अगर वो इंसान तक पहुँचेगी तो उससे क्या होगा, ये जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी, रेनल डैमेज कर देगी यानी कि गुर्दों को नुकसान पहुँचाएगी, एंड रेड ब्लड सेल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। रेड ब्लड सेल जो है वो भी इससे ग्रो नहीं करेंगे, उनकी भी जो है ग्रोथ रुक जाएगी। किडनी, लिवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फंक्शनिंग आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ अक्यूट लेड। और लेड से क्या होगा, लेड से जो है इंसान के, मैंने अभी आपको जो सब बताया ना वही सब लिखा हुआ है कि इंसान के किडनी के, लिवर के, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम, ये सब जो है ये लेड से मुतासिर होते हैं। तो अगर आप पूरा करना चाहें तो ये पूरा लिख लें, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो बस यहाँ तक लिख लें, रिस्क तक, और थोड़ा सा इसमें से ऐड कर दें। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें इन्होंने आपसे सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट का पूछा था, इसलिए हमने सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जस्टिफाई दैट वाटर इज़ सॉल्वेंट, हमें बताना है कि वाटर सॉल्वेंट है, इसको हमें जस्टिफिकेशन देनी है, यानी डिस्क्राइब करना है एक तरह से कि वाटर सॉल्वेंट है। आपकी बुक में पेज नंबर 92 पे इसका आंसर मौजूद है। 6.1.2 वाटर एज अ सॉल्वेंट, यहाँ से इसका आंसर है। वाटर कैन डिज़ोल्व प्रैक्टिकली ऑल मिनरल्स, वाटर जो है तकरीबन हर तमाम मिनरल्स को डिज़ोल्व कर लेता है। वाटर इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर्स कैपेसिटी टू डिज़ोल्व कंपाउंड इज़ ड्यू टू 2 डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो वाटर की क्वालिटी है कि वो हर तरह के मिनरल्स को अपने अंदर जो होता है, तकरीबन हर तरह के मिनरल को अपने अंदर जो है डिज़ोल्व कर लेता है। इस क्वालिटी की जो है 2 रीज़न्स हैं। वो 2 रीज़न क्या है हमारे पास? पहली है पोलर नेचर ऑफ वाटर, कि वाटर की पोलर नेचर है, और दूसरी है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये भी एबिलिटी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो असल में एक बॉन्ड नहीं होता, ये एक वीक बॉन्ड होता है और ये आसानी से ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। हम पोलर नेचर ऑफ वाटर भी डिस्क्राइब करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए हमें सारा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोलर नेचर ऑफ वाटर, तो हम बताएंगे कि पानी की पोलर नेचर कैसे है। तो वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर स्ट्रक्चर बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। देखिए हमने जब अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था पानी का, तो हमने आपको इसमें बताया था कि पानी के अंदर जो है H2O जब बनता है, जब H2O बनता है तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इन दोनों एटम्स की जो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए क्या करती है, जब ये इनका बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी साइड पे जाते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये इसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह ये बन गई हमारी पोलर नेचर, यानी कि पोलराइज्ड हो गए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाई ये बात, ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी समझाई हुई।
अच्छा, यहाँ तक हमने लिख लिया। मैं दोबारा से इसको रीड करती हूँ। द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। तो पानी के जो है पोलर स्ट्रक्चर है क्योंकि उनकी जो एटम आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, विच मीन्स वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ पार्शली पॉजिटिव एंड द अदर एंड इज़ पार्शली नेगेटिव। देखें, वन एंड जो है पार्शली पॉजिटिव हो गया एंड द अदर एंड इज़ पार्शली नेगेटिव। वो दूसरा एंड जो है पार्शली नेगेटिव हो गया। देखें, आपको इसमें क्लियर दिखा, समझ में आ रहा होगा। Water dissolves all other polar compounds because the positive end of the substance is drawn to the water's negative end and the negative end is attracted to the water's positive end। जब हम कोई पोलर कंपाउंड वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, पोलर कंपाउंड क्या होगा? पोलर कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें खुद ही एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि पोलराइज होगा, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। जब हम पोलर कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उस सब्सटेंस का जो पॉजिटिव एंड होता है ना, पॉजिटिव वाला, वो जो है वाटर के नेगेटिव एंड के साथ आके ज्वाइन कर लेता है। उसका पॉजिटिव वाटर के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर लेता है, यानी ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन कर लेता है। एंड द नेगेटिव एंड इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। और जो उस सब्सटेंस का नेगेटिव होगा वो वाटर के पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएगा। देखें, अगर हमने सोडियम क्लोराइड या नमक होता है ना, इसकी देखिए एग्जाम्पल इसमें बनाई हुई। सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास नमक, सोडियम और क्लोराइड या नमक हम पानी में डालते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव। देखिए ऐसे होगा NaCl, सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो जब हमने इसको पानी में मिलाया तो जो इसका पॉजिटिव है ना सोडियम का, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास जाके ज्वाइन कर लेगा। देखें, ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की तरफ से ज्वाइन कर लेगा। और ये जो क्लोरीन नेगेटिव है ये हाइड्रोजन के दोनों आइटम के साथ ज्वाइन कर लेगा। देखिए, इस पर ज्वाइन करके दिखाया, क्लोरीन हाइड्रोजन के दोनों आइटम के साथ ज्वाइन करेगा। और इस साइड पे सोडियम जो होगा वो, ये जो सोडियम है ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करेगा। तो इस तरह पोलर जब हम कोई कंपाउंड डालते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसका पॉजिटिव वाटर के नेगेटिव से ज्वाइन कर लेगा और उसका नेगेटिव वाटर के पॉजिटिव एंड से यानी हाइड्रोजन से ज्वाइन कर लेगा। यहाँ तक हो गया। द आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स overcome the electrostatic interaction among the ions. The positive and negative ions of the compound are separated in this manner. तो इससे क्या होगा, जो हमने चीज़ उसमें डाली है, सब्सटेंस डाली है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे, यानी इनकी आपस में इंट्रैक्शन जो होगी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि इन दोनों को ब्रेकअप कर देगी, इस सब्सटेंस को ब्रेक कर देगी। These oppositely charged ions are of the compound are separated in this manner. इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। These oppositely charged ions are eventually enveloped by water molecule. इस तरह ये जो चार्ज आयन हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एनवेलप्ड हो जाते हैं, इस तरह ये वाटर के अंदर घिर जाते हैं। उसके बाद हम आगे करते हैं। मोस्ट सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड अदर आर सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या नमक हो गया जो मैंने अभी जिसकी एग्जांपल आपको बताई, या फिर पोटेशियम क्लोराइड हो गया या सोडियम सल्फेट हो गया, सारे तकरीबन जो है वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट अट्रैक्टेड टू न्यूमरस कोवेलेंट कंपाउंड दैट लैक पोलर एंड और लिंक सच एज बेंजीन, ईथर, ऑयल एंड पेट्रोल। जैसे कि पानी के अंदर आप ऑयल डालें वो डिज़ोल्व नहीं होता, पेट्रोल भी डिज़ोल्व नहीं होता, बेंजीन भी नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड जो आयनिक होंगे वो तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है जो आयनिक नहीं है वो इसमें नहीं डिज़ोल्व होंगे। नॉन पोलर केमिकल डोंट डिज़ोल्व इन द वाटर। तो इस पूरे से हमें क्या पता चला कि जो पोलर कंपाउंड होंगे वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वाटर खुद पोलर है। और हमने पढ़ा था लाइक डिज़ोल्व लाइक, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सेम नेचर के हों तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। सॉल्वेंट भी पोलर है और सॉल्यूट भी पोलर है, तो क्या होगा, दोनों ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो पोलर कंपाउंड जो होंगे वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे और जो नॉन पोलर केमिकल होंगे या कंपाउंड्स होंगे वो डिज़ोल्व नहीं होंगे वाटर के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराऊंगी, लेकिन अगर आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँ। आगे हम करते हैं इसका दूसरा जो पॉइंट था, हमने पहला पॉइंट कर लिया पोलर नेचर ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। पानी के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज़बरदस्त किस्म की एबिलिटी होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह डॉट से शो करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं।
वन H2O मॉलिक्यूल कैन क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्ड विद द मैक्सिमम 4 एडिशनल H2O मॉलिक्यूल। देखिए पानी के मॉलिक्यूल जो है ना आपस में ही पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये है एक मॉलिक्यूल H2O, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इसका जो H है दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक। तो इसको कहते हैं हम, और ये देखें डॉट से शो किए हुए। डॉट से कैसे शो करिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक बॉन्ड होता है और इसको हम डॉट से शो करते हैं, ठीक। तो एक जो पानी का मॉलिक्यूल है वो तकरीबन 4 दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। पानी के मॉलिक्यूल आपस में इस तरह जो ये बॉन्डिंग कर लेते हैं ये कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक पानी का मॉलिक्यूल 4 पानी के मॉलिक्यूल के साथ बाउंड करता है। Stacked tetrahedrally around the water molecule due to the 2OH bond and 2 lone pair। देखिए इस ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर हैं, वो इस दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रही है। By establishing hydrogen bond with various polar non-ionic molecule containing hydroxyl group such as alcohol, organic acid, glucose, sugar and so on, water is able to dissolve them। तो पानी जो है इस क्वालिटी की वजह से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्वालिटी है इसकी वजह से नॉन आयनिक मॉलिक्यूल जिनमें जैसे हो गए हाइड्रोक्साइल ग्रुप को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, हालांकि ये भी जो है पोलर नहीं है। और इसी तरह अल्कोहल को भी अपने अंदर जो है, अल्कोहल भी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और ऑर्गेनिक एसिड और ग्लूकोज और शुगर भी हो जाती है, हालांकि ये सब जो है पोलर नहीं है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था कि ये नॉन पोलर केमिकल को अपने अंदर डिजोल्व नहीं करता, वो कौन से थे, बेंजीन, ईथर, ऑयल एंड पेट्रोल वगैरह। लेकिन ये दूसरे नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। वो कौन कौन से हैं, वो हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गया, एल्कोहल हो गई, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ग्लूकोज, शुगर एंड सो ऑन। वाटर इज़ एबल टू डिजोल्व दैम। इस तरह वाटर उनको भी डिज़ोल्व कर लेते हैं। आप ये इसकी थोड़ी सी इजी करके बहुत बना सकते हैं। देखिए एक ऑक्सीजन बनाए और 2 हाइड्रोजन बनाए, फिर दूसरा एक और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बनाए, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बनाए, और ये जो हाइड्रोजन है इनकी ऑक्सीजन के साथ डॉट्स के ज़रिए कंबाइन करते हैं, तो बहुत ईजीली बन जाएगा। ये भी आसान है और दूसरी भी आसान है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आप ये ज़रूर डायग्राम बनाइएगा, और जो यहाँ पे हमने सोडियम की और क्लोराइड की बनाई थी ये भी आप बनाइएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। कुछ चीज़ों के साथ डायग्राम जो होती हैं वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है, तो आप इसकी डायग्राम बनाइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो भी सवाल करा रही हूँ, अब मैंने यही करती हूँ कि साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मार्क कराती हुई चलती। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 95 पे ये आंसर मौजूद है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस। तो हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? सबसे 1 है लादर फॉर्मिंग। When you wash your clothing in hard water, the soap generate a white precipitate instead of lather। अगर आपको मुश्किल ना लग रहा हो तो आप जहाँ जहाँ यू है और योर है उसको चेंज कर दीजिएगा। यू की जगह आप कीजिएगा वी, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? यू की जगह आप लिखेंगे वी, और योर की जगह लिख देंगे आर, हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो चेंज करना तो आप यू और योर सेम ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कर सकते हो तो चेंज कर लें, वरना फिर सेम कर लीजिएगा। सेम करने में भी कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मैं इसको दोबारा से रीड कर लेती हूँ। व्हेन यू वॉश योर क्लोथिंग इन हार्ड वाटर, जब आप हार्ड वाटर में कपड़े धोते हैं, द सोप जनरेट अ वाइट प्रेसिपिटेट इंस्टेड ऑफ लादर। सोप जो होता है वो झाग बनाने के बजाय वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई गाढ़ा गाढ़ा सा जो चीज़ बनती है। द स्कम इज़ द वाइट प्रेसिपिटेट। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये स्कम है, यानी कि वो हार्डनेस है, वो जो उसमें अंदर मिनरल्स हैं वो है। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ लादर योर गारमेंट विल नॉट बी क्लींस्ड। तो अगर जब तक आपका झाग नहीं बनेगा किसी चीज़ में तो आपके गारमेंट्स या आपके हाथ जो भी आप धो रहे हैं वो भी क्लीन नहीं होंगे। नंबर 2 है स्टेन्स। धब्बे पड़ जाएंगे कपड़ों पे जो या बर्तनों पे जो हम धोते हैं उस पर धब्बे आ जाते हैं। हार्ड वाटर लीव्स स्टेन्स ऑन योर क्लोथ्स। हार्ड वाटर जो है आपके कपड़ों पे धब्बे छोड़ता है। दे फेड द कलर ऑफ योर गारमेंट। ये फेड कर देगा आपकी गारमेंट्स का कलर। कैल्शियम स्कम ऑल्सो कॉजेज योर गारमेंट टू बिकम रफ। और ये जो कैल्शियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के सल्फेट होंगे, इसके अंदर कैल्शियम होगा, तो ये जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, गारमेंट को रफ़ कर देगा, ठीक है। इस जो कैल्शियम मौजूद है ना पानी के अंदर हार्डनेस की वजह से, वो कैल्शियम आपके कपड़ों को रफ़ कर देगा। बाथ टाइल, ग्लास एंड फिक्सचर्स आर ऑल्सो स्टेन्ड बाय हार्ड वाटर। और जो बाथरूम की चीज़ें होती हैं, जो टाइल्स लगे होते हैं या जो शीशे लगे होते हैं, ग्लास लगा होता है, या जो भी चीज़ें जिनसे फिक्स कर रहे होते हैं, या जो नल वगैरह होते हैं,
ये जितने भी नल होते हैं, जितनी भी एसेसरीज़ होती हैं, वो सब इस हार्ड वाटर से धब्बे वाली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। कैल्शियम डिपॉजिट ऑन बाथ फिटिंग में बिल्ड अ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव कोटिंग इफ़ नॉट क्लीन। तो जो कैल्शियम की डिपॉजिट है वो बाथ फिटिंग पे भी जो होती है आके जम जाती है और वो आसानी से साफ़ नहीं होती। तो बस आप यहाँ वाटर तक लिख लीजिएगा, हार्ड वाटर से शुरू, फर्स्ट वर्ड से लेके यहाँ हार्ड वाटर तक लिख रहे हैं। आगे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख दें। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन हेयर, बालों पे क्या इफ़ेक्ट आता है। इफ़ यू कंटिन्यू टू वॉश योर हेयर विद हार्ड वाटर, यहाँ तक लिखिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा योर हेयर्स बिकम ड्राई एंड स्क्रैची। तो अगर आप लगातार अपने बालों को हार्ड वाटर से धोते रहेंगे तो आपके बाल जो हैं ड्राई और स्क्रैची हो जाएंगे, जिसमें जो होते हैं ना रफ़ हो जाएंगे, बेतहाशा बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये लाइन छोड़ दें, आगे से लिखें दिस इज़, यहाँ तक लिख लिया हमने। पहले हमने वाटर तक लिखा, इफ़ से लेके वाटर तक लिखा और फिर योर से लेके स्क्रैची तक लिखा है, ठीक। उसके बाद यहाँ दिस से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ड्यू टू द एक्स्ट्रा मिनरल्स फाउंड इन हार्ड वाटर। ये किस वजह से होगा, आपके बाल क्यों ड्राई और स्क्रैची हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, विच टर्न इनटू कर्ड लाइक मटेरियल दैट एडहर्स टू योर हेयर। तो ये जो मिनरल्स हैं ये जो है कर्ड की तरह से जो आपके बालों में जम लग जाएंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस यू मे फील कंपेल्ड टू वॉश योर हेयर। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको दोबारा अपने बालों को धोने की ज़रूरत महसूस होगी। तो बस आप यहाँ हेयर तक ही लिख लीजिएगा, ठीक है, एडहर्स टू योर हेयर्स तक। तो ये आपका पॉइंट इफेक्ट ऑफ ऑन हेयर्स भी हो गया। इसके बाद देखें इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे क्या होता है इसका, बाथिंग विद हार्ड वाटर कॉजेज़ योर स्किन टू बिकम ड्राई एंड इरिटेटेड। अगर हम हार्ड वाटर से नहाते हैं तो उससे हमारी स्किन ड्राई और इरिटेटेड हो जाती है, उसमें ख़ारिश भी हो जाती है। इट्स बिकॉज द सोप रिसाइड्स लेफ्ट बिहाइंड एडहर्स टू योर स्किन। जो आपने सोप ने झाग नहीं बना तो झाग के बजाय जो होगा उसकी जो चीज़ें होंगी वो आपकी स्किन पे जम जाएंगी, बजाय इसके कि सोप आपकी स्किन को साफ करे, उल्टा आपकी स्किन पे जमेगा। एक्जिमा लाइक सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय द रिमेनिंग रिसाइड्स। और उसकी जैसे एक्जिमा जैसे सिम्टम्स होने के चांस होते हैं स्किन में। जो एक्जिमा है स्किन की बीमारी है, ये जो रिसाइड्स आपके जो है बॉडी पे लगे रह जाएंगे साबुन के, उससे एक्जिमा होने का बहुत ख़तरा होता है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे रिड्यूस द लाइफ ऑफ अप्लाइंसेस। ये जहाँ हार्ड वाटर यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे जो अप्लाइंसेस होती हैं, जो मशीनें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू टू यूज़ हार्ड वाटर विद योर हाउस होल्ड इक्विपमेंट द लाइफ स्पैन ऑफ द अप्लाइंसेस विल बी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड। अगर हाउस होल्ड इक्विपमेंट में हार्ड वाटर यूज़ हो रहा होता है तो उससे क्या होता है, उन अप्लाइंसेस की लाइफ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक लिखने के बाद रिड्यूस तक, फिर आप ये जो है नेक्स्ट लाइन से लिखें द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स इन हार्ड वाटर इफ़ेक्ट द मशीन्स परफॉर्मेंस। जो मिनरल्स मौजूद हैं हार्ड वाटर में, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट हैं और कार्बोनेट हैं, वो क्या करते हैं, मशीन की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करते हैं। अ डिश वॉशर हैज़ अ 10 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक डिश वॉशर की तकरीबन जो लाइफ होती है नॉर्मल, वो यानी कि कितने अर्से चल सकता है, 10 साल तक चल सकता है। इफ़ यू रन इट विद हार्ड वाटर दो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्रॉप टू 7 ईयर्स। तो अगर आप उसको में उस डिश वॉशर में हार्ड वाटर यूज़ कर रहे होंगे तो वो डिश वॉशर जो है 7 साल के अंदर ही ख़राब हो जाएगा, 7 साल नहीं चल पाएगा। तो बस यहीं तक लिख रहे हैं। दूसरी एग्जांपल इन्होंने फॉसेट की दी है, तो वो आप चाहे फॉसेट की दें चाहे एक डिश वॉशर की दें, बस काफ़ी है यहाँ तक ही। उसके बाद है कॉरोजन ऑफ पाइप्स। हार्ड वाटर डिपॉजिट्स में कोरोड्स पाइप्स एज वेल एज ऑब्स्ट्रक्ट डैम। जो हार्ड वाटर होता है अंदर पाइप के अंदर जमता जाता है और उसके जो मिनरल्स होते हैं वो भी जमते जाते हैं। उससे क्या होता है, वो उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, अंदर से तंग होता जाता है और अंदर जब उसके अंदर हार्ड वाटर की जो भी मिनरल्स जमा हो जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, उसको रुकावट आ जाएगी, उसके अंदर से पानी नहीं फिर ट्रांसफ़र होगा। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन फ्लो थ्रू द पाइप इज़ लिमिटेड। इसकी वजह से पाइप के अंदर से बहुत कम अमाउंट का पानी गुजरेगा। ज़ाहिर सी बात है जब तंग हो जाएगा उसका, अगर वो उसका साइज़ इतना बड़ा है अंदर जमा होते होते वो छोटा हो जाएगा। एंड ऑल दैट दिस डज इज स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इसकी वजह से जो है पानी का फ्लो कम हो जाएगा पाइप में। पाइप कोरोजन कैन ऑल्सो कॉज मेटल टू लीक इनटू द वाटर मेकिंग इट अनसेफ टू ड्रिंक। पाइप के अंदर जब ये मेटल्स वगैरह की जो होंगे रिसाइड्स होंगे तो वो जो होंगे वो अगर उस पाइप के से ज़रिए जो होंगे पानी के अंदर भी शामिल होंगे और जो ड्रिंकिंग के लिए भी अनसेफ होगा ये फिर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये कोरोजन का पूरा लिख लीजिएगा, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल वाटर बॉर्न डिजीज़। जो पानी की वजह से, जो पॉल्यूटेड पानी होता है उसकी वजह से जो डिजीज़ हो जाती है हमें वो बतानी है। पेज नंबर 99 पे आपकी बुक में इसका आंसर है और ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा लॉन्ग करके करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। वाटर बॉर्न डिजीजेज। वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस, इलनेस और डिजीजेज दैट स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद पॉल्यूटेड वाटर। जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो किस वजह से होती हैं? तो गंदा पानी पीने से होती हैं या उस खाने की वजह से होती हैं जो उस पानी में पका लिया जाए या उस सब्ज़ी वगैरह को उस पानी से धो लिया जाए, तो उससे वो जो होती हैं पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम यहाँ से लिखेंगे फॉलोइंग आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट इलनेसेस। पॉल्यूटेड पानी से होने वाली बीमारियाँ ये हैं। नंबर 1 है डायरियल डिजीज़, यानी कि जो मोशन आने लगते हैं डायरिया हो जाता है। इंटेस्टाइनल इलनेस दैट कैन लीड टू सीरियस डिहाइड्रेशन सच एज कॉलरा, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स ऑल कैन कॉज डायरिया। तो जो अगर पानी के अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद है या कोई वायरस है या पैरासाइट्स मौजूद है तो वो सीधे सीधे पेट में जाएगा और पेट में जाके क्या करेगा? डायरिया कॉज करेगा, जिसमें उल्टियाँ और मोशन दोनों आते हैं और बहुत शदीद किस्म की पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। नंबर 2 है डायजेंट्री। डायजेंट्री जो पेचिश होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं। डायजेंट्री इज़ अ काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और पैरासाइट। डायजेंट्री एक जो है इंटेस्टाइन की बीमारी है जो कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई बैक्टीरिया या पैरासाइट पहुंच जाता है तो उससे होती है। जो पैरासाइट है ये अमीबा होता है, ठीक है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया विच में इंक्लूड ब्लड और म्यूकस। इससे जो होता है डायरिया हो जाता है, मोशन आते हैं और उसके अंदर ब्लड या फिर म्यूकस आता है, जो वाइट सा आता है म्यूकस होता है या ब्लड भी आ जाता है। ये भी काफ़ी तकलीफदेह बीमारी होती है। थर्ड है कॉलरा। द बैक्टीरिया विब्रियोस कॉलरा विच में बी फाउंड इन वाटर टेंटेड बाय ह्यूमन फीसेस कॉज कॉलरा। ये जो कॉलरा है ये एक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियस कॉलरा। ये बैक्टीरिया अगर जो है उस पानी में हो और वो ये पानी में कहाँ से आता है? ये इंसान के ही जो फीसेस होता है या जिसको हम कहेंगे स्टूल होता है उसके ज़रिए ही आगे फैलता है। अगर किसी को कॉलरा हुआ है, उसका ये बैक्टीरिया जो है उसके फीसेस के ज़रिए निकला और जो सीवेज का पानी है जब वो वाटर बॉडीज़ में गया तो वो वाटर बॉडीज़ जैसे हम रिवर का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, तो वो इंसान के पेट में दोबारा पहुंच जाएगा, उससे उसको ये डिजीज़ हो जाएगी। कॉलरा इज़ अ डिजीज़ दैट प्रोड्यूस सीवियर डायरिया एंड इज़ पोटेंशियली लेथल। ये इससे भी जो होता है बहुत शदीद किस्म का डायरिया हो जाता है और ये भी काफ़ी तकलीफदेह और नुकसानदेह बीमारी है। नंबर 4 है क्रिप्टोस्पोरेडियम। क्रिप्टोस्पोरेडियोसिस इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलिमेंट कॉज्ड बाय वाटर बॉर्न माइक्रोब प्रोटोजोआ दैट कॉज डायरिया एंड वॉमिटिंग। प्रोटोजोआ एक जो है बैक्टीरिया है जो कि माइक्रोब है। माइक्रोब का मतलब है जिसको हम जो आँख से नहीं देख सकते, जो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आता है। तो वो प्रोटोजोआ अगर पानी के अंदर हो और वो पानी हम इस्तेमाल कर लें तो उसकी वजह से डायरिया और वॉमिटिंग हो जाती है। ये भी जो है इंटेस्टाइन की ही बीमारी है। सरफेस वाटर सोर्सेज सच एज रिजर्वॉयर्स, लेक्स एंड रिवर्स कंटेन दीज माइक्रोस्कोपिक जर्म। जो पानी होते हैं रिजर्वॉयर्स जहाँ पे पानी जमा किया जा रहा होता है या लेक्स और रिवर्स होते हैं उनके अंदर ये माइक्रोस्कोपिक जर्म बहुत जो है काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और वो पानी जब कोई इंसान पी लेता है तो उसके ये इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाके जो है उसके लिए जो डायरिया कॉज करता है और उसको वॉमिटिंग, उल्टी या मोशन आते हैं। नंबर 5 है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस इज़ अ कंडीशन कॉज बाय टू मच फ्लोराइड इन द बॉडी। फ्लोरोसिस कैन हार्म योर बोन्स एंड टीथ। अगर पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो और वो पानी जो है इंसान जो है पी ले तो वो फ्लोराइड जब उसकी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में चले जाता है तो उससे ये बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में क्या होता है? दांत और हड्डियां जो होती हैं वो उसको नुकसान पहुंचाता है। जाके फ्लोरीन जो है जाके दांत और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 6 है हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E आर द 5 वायरसेस दैट ऑफन कॉज लिवर इन्फ्लेमेशन। ये लिवर के अंदर जो है ये हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है ये लिवर की बीमारी है, जिगर की बीमारी है। जब जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इनमें से ये जो 5 वायरसेस हैं कोई एक वायरस पाया जाता है, या तो A, B, C, D, E इनमें से कोई एक वायरस पाया जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। वायरस लाइक हेपेटाइटिस A एंड E कैन बी स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। ये जो वायरस A और E है ये दोनों टाइप जो हैं ये पॉल्यूटेड वाटर से ही फैलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस B है ना ये तो ब्लड के ज़रिए फैलता है।
ये ब्लड के ज़रिए फैलता है, लेकिन ए और ई जो है पॉल्यूटेड पानी के ज़रिए ही फैलते हैं। नंबर 7 है हुक वॉर्म्स। हुक वॉर्म इज़ अ पैरासाइट वॉर्म दैट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हुक वॉर्म जो है ये एक पैरासाइट कीड़ा है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंसान के जाके छुप जाता है, उसमें बैठ जाता है। और पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट से मतलब ऐसा जानवर होता है जो कि अपनी फूड खुद हासिल नहीं करता, दूसरी बॉडी से अपनी फूड अपना ग़िज़ा लेता है और दूसरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये ऐसा कीड़ा है जो कि इंसान के इंटेस्टाइन में बैठ जाता है। एंड कॉज डिजीज़, एनीमिया एंड स्लो डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन अकर इन सीवियर सिचुएशन। इससे जो होती है खून की कमी हो जाती है, और बच्चों के अंदर अगर ये चला जाए तो बच्चों के अंदर जो इसकी सीवियर कंडीशन ये होती है कि वो उनकी ग्रोथ जो होती है, उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है, वो कमज़ोर रह जाते हैं। हुकवॉर्म लार्वा एंटर द बॉडी वेयर द स्किन मोस्ट कॉमनली थ्रू द फीट। किसी के पेट में अगर हुकवॉर्म है, उसके फीसिस के अंदर उसके जो है इसके लार्वा या इसके एग्स जो होंगे वो निकल जाएंगे। जब वो उसका फीसिस जो होगा या स्टूल जो होगा वो जो है सेविज के ज़रिए जाएगा। अगर वो उसके लार्वे या अंडे जो होंगे वो ज़मीन पे कहीं फैल जाएंगे ना, वो पानी जहाँ जाएगा वहाँ पे वो अंडे फैले हुए होंगे। वो अंडे जो होते हैं उसके लार्वा जो उसके छोटे कीड़े होते हैं वो स्किन के ज़रिए, जो पाँव की जो स्किन होती है ना उसके ज़रिए ऊपर तक पेट इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये पाँव की स्किन है, ये यहाँ पे किसी तरह ज़मीन से ये लग गए तो ये अंदर ही अंदर चलते जाएंगे और जो है अंदर स्किन के अंदर चले जाएंगे, और स्किन के अंदर से जाते जाते ऊपर से नहीं जाते, अंदर से जाते हैं और अंदर से जाके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। काफ़ी ख़तरनाक होते हैं ये। विच आर स्प्रेड बाय अनसैनिटरी सेटिंग्स इन्फेक्ट नियरली 1 बिलियन इंडिविजुअल्स ईच ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो होता है एक सफाई ना रखने से फैलता है, क्योंकि अगर जो बाथरूम वगैरह साफ़ ना रखे तो अगर वहाँ पे लार्वा पड़े हो तो दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड होंगे। तो इससे तकरीबन दुनिया में 1 साल के अंदर 1 बिलियन लोग जो हैं इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा खासा नुकसानदेह और ख़तरनाक कीड़ा है ये। अगर हम सैनिटरी की सफाई रखें, अपने बाथरूम वगैरह की सफाई रखें, हाथों की सफाई रखें तो जो है इसका ख़तरा कम हो जाएगा। 8 है जॉन्डिस। एन एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड कॉज जॉन्डिस। देखिए जॉन्डिस कैसे होता है? हमारे लिवर के अंदर एक है गॉल ब्लैडर होता है छोटा सा, उस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस बनता है। वो बाइल जूस क्या करता है? वो बाइल जूस हमारा लिवर के अंदर से आता है, इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। इंटेस्टाइन में पहुँचकर वो जो है फ़ैट को जो है डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फ़ैट को डाइजेशन करता है। अब अगर ये जो बाइल है ना ये जो है ज़्यादा मिकदार में बनने लगे, वैसे तो ये फ़ायदेमंद है ना, ये जाके फ़ैट को डाइजेस्ट कर रहा है, बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये ज़्यादा मिकदार में बनने लगे तो क्या होगा? तो जॉन्डिस की बीमारी हो जाएगी, जिसे हम पीलिया कहते हैं ना, अपनी नॉर्मल ज़बान में कॉमनली इसको पीलिया कहा जाता है, जिसको पीला बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आंखें भी पीली हो जाती हैं और जिस्म भी पीला हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो बाइल जूस है या बाइल जो है लिवर के अंदर वो ज़्यादा बन रहा है। द लिवर स्टॉप वर्किंग। अब वो जब इतना ज़्यादा बनेगा उससे क्या होगा? लिवर की ही वर्किंग रुक जाएगी। एंड आई टर्न येलो, और आंखें जो है पीली हो जाएंगी। पेशेंट इज़ वीक एंड टायर्ड। पेशेंट जो है इसमें बहुत कमज़ोर हो जाता है और बहुत थकान महसूस करता है, उससे खाया भी नहीं जाता और उल्टियाँ आती हैं और वो उसका डाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जॉन्डिस के अंदर। उसके बाद लास्ट हमारे पास है टाइफॉइड। अ सीवियर बैक्टीरियल इलनेस स्प्रेड ऑफन थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि ये बीमारी जो है बैक्टीरिया से फैलती है। इसका बैक्टीरिया किस तरह फैलता है? गंदे पानी से। और फूड कुक्ड विद कंटेमिनेटेड वाटर, या ऐसा खाना जो हम इस पानी में पका रहे होंगे गंदे पानी में, उससे भी ये जो है बीमारी हो जाती है। टाइफाइड जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है, हर साल इससे बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं। अगर हम अपने पानी की सफाई का ख्याल करें तो इन तमाम बीमारियों से हम जो है बच सकते हैं। आपके तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपका लॉन्ग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।